Hello students, this is Jyotsna and welcome to you all on my YouTube channel Learn with Jyotsna। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर, जिसमें हम लोग CDP को डिस्कस करते हैं, उसके साथ ही साथ इंग्लिश को भी डिस्कस करते हैं, जो कि सभी एग्ज़ाम्स में कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट होती है। तो सभी एग्ज़ाम्स स्पेशली टीचिंग एग्ज़ाम्स में CDP आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। तो आज की क्लास में कुछ हम 15 to 18 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जो कि आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेंगे। तो डिस्कस करते हैं आज की क्लास को, और वीडियो को लास्ट तक देखें, स्किप ना करें। तो ये जो क्वेश्चन हमारा फर्स्ट है, ये थोड़ा छोटा ही आपको विजिबल हो पाएगा, बिकॉज ये थोड़ा इतना ही हो पाएगा। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग आज का, जो कि है खिलौनों की आयु क्या है। यानी आपको बताना है यहाँ पे टॉय एज क्या है। तो बात करें अगर हम टॉय एज की, तो खिलौनों की आयु, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका है ऑप्शन नंबर 1, यानी पूर्व बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था जो आपकी है वो आपकी टॉय एज है। अब हम लोग बात कर लेते हैं बाल्यावस्था यानी चाइल्डहुड की बात कर लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको कई बार बताया है, 0 से 2 साल तक कुछ हमारी शैशवावस्था होती है, फिर 2 से लेकर 11 तक की जो एज होगी हमारी बाल्यावस्था में आ जाएगी, अकॉर्डिंग टू द प्याजे। तो यहाँ पे जो बात हो रही है 2 से लेकर 11 वर्ष की अवस्था की बात हो रही है। इसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स बालक में देखने को मिलती हैं, तो हमें उनको जानना है। तो सबसे पहली बात तो टॉय एज कहते हैं। अब ये जो हमारी 2 से 11 तक की एज है, 2 से 11 तक की एज है, इसको हमने 2 भागों में बांट रखा है। एक तो हमारी कौन सी हो गई पूर्व बाल्यावस्था, जिसको हम लोग बोलते हैं अर्ली चाइल्डहुड, और दूसरी हमारी हो गई उत्तर बाल्यावस्था, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, लेटर चाइल्डहुड। क्या बोलते हैं, लेटर चाइल्डहुड। तो जो हमारी पूर्व बाल्यावस्था है, इसकी जो एज रहेगी वो 2 से कुछ 6 वर्ष की रहेगी हमारी, 2 से कुछ 6 वर्ष की रहेगी। और जो हमारी उत्तर बाल्यावस्था, जिसको अंत बाल्यावस्था भी बोलते हैं, वो हमारी कुछ 7 से 11 वर्ष की रहेगी। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है, बट मैं चाहती हूँ आप लोगों को प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दिया जाए, ताकि आप उन चीज़ों को कह सकते हैं कि दिमाग में आपको मेमोराइज रहे और आप उन चीज़ों को समझ पाएँ, पूरा कॉन्सेप्ट आप समझ पाएँ। तो जो मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे बाल्यावस्था की, ये कुछ 2 से 11 तक की स्टेज है। दूसरी स्टेज है, ये 2 भागों में डिवाइड है। पहली तो हमारी पूर्व बाल्यावस्था, और दूसरी है हमारी उत्तर बाल्यावस्था। तो पूर्व बाल्यावस्था में जो होता है वो क्या होता है हमारा भाई, टॉय एज होती है। पूर्व बाल्यावस्था हमारी क्या आ जाती है, कुछ 2 से लेके 6 साल की एज होती है, जिसको हम लोग पूर्व बाल्यावस्था कहते हैं। तो ये बात इतनी आपको क्लियर हो गई होगी। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ भी जान लेते हैं। अब पूर्व बाल्यावस्था की विशेषताएं हम लोग देख लेते हैं। इसमें क्या होता, सबसे पहले तो बच्चा गैंग एज भी कहते हैं इसी को, है ना, क्या कहते हैं, गैंग एज। पहला तो कहते हैं इसको टॉय एज, यानी खिलौनों की आयु 2 से 6 वर्ष की एज। 2 से 11 कुछ मैंने आपको बताया है। 12 से आपकी टीनेज स्टार्ट हो जाएगी भाई। तो 2 से 6 वर्ष की कुछ एज होगी, उसे हम खिलौनों की आयु भी कहेंगे, गैंग एज भी कहेंगे, और एक क्वेश्चनिंग एज भी कहेंगे। तो यहाँ से आपके कुछ 3 क्वेश्चन बन करके आ गए। तो यूपी टेट में जो है और सुपर टेट में ये कुछ फैक्चुअल टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं। यहाँ पे आपको फैक्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। तो मैंने आपको बताया पूर्व बाल्यावस्था में हमारी पूर्व बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष की होती है, और उत्तर बाल्यावस्था की अगर बात करें तो 7 से 11 वर्ष की कुछ एज होती है। इसमें क्या होता है, बच्चा पूर्व बाल्यावस्था में टॉय एज होती है भाई। बच्चा खिलौनों से अपनी सेंसरी ऑर्गन की जगह पहले सेंस ऑर्गन से करता था, सीखता था, अपने वर्ल्ड का निर्माण करता था, अपने संसार का निर्माण करता था। बट यहाँ पे बच्चा खिलौनों से अब खेलने लग गया है, और क्वेश्चनिंग बहुत सारे क्वेश्चंस करता है इस एज में कि भाई ऐसा क्या, क्यूरियसिटी आती है बच्चे में। दूसरी चीज़ इसीलिए कहते हैं कि भाई बाल्यावस्था में बालक की बुद्धि का विकास बहुत तेज़ी से होता है। ये क्वेश्चन मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था, बुद्धि का विकास किस एज में होता है भाई, बाल्यावस्था में होता है। और अगर हम बात करें मस्तिष्क का विकास बहुत तीव्र गति से जो होता है, मानसिक विकास, वो होता है हमारा किशोर अवस्था में। तो बौद्धिक विकास यानी बच्चा क्या करेगा भाई, खिलौनों से करेगा बच्चा, खिलौनों की एज कहेंगे उसको, क्वेश्चनिंग एज भी कहेंगे, और दूसरी चीज़ को गैंग एज भी कहेंगे। तो ये 3 क्वेश्चन आपके यहाँ से क्लियर हो गए। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको बताया ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। नहीं है, आप यह ध्यान दीजिएगा, पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता आपको बताना है कि कौन सी नहीं है। तो पूर्व बाल्यावस्था जो मैंने अभी आपको बताई, कुछ 2 से 6 वर्ष की एज,
पूर्व बाल्यावस्था इसी को हम कहेंगे, और 7 से 11 उत्तर बाल्यावस्था। तो पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता एक तो भाई बनाइए, मैंने अभी आपको बताया, अभी आपको बताया कि गैंग एज, भाई दल बनाएगा, समूह बनाएगा, गैंग बनाएगा अपना फ्रेंड्स कर। प्रश्न करने की एज भी होती है भाई, क्वेश्चनिंग करता है बच्चा, क्या करता है, क्वेश्चनिंग भी करता है, इमिटेशन भी करता है, खेल खेल यहाँ पे देखते हैं, खेल तो भाई खेलता ही है, और इमिटेशन भी, नकल भी करता है। बट यहाँ पे अगर हम देखें तो क्वेश्चनिंग एज को हम लोग यहाँ पे हटा देते हैं। प्रश्न करने की अवस्था नहीं, बच्चे क्वेश्चनिंग करता है, बट यहाँ पे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है इस क्वेश्चन में। वैसे तो सभी चीज़ें यहाँ पे सेम लग रही हैं, क्वेश्चनिंग एज भी कहते हैं वैसे तो, है ना। तो उस क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे, इस क्वेश्चन को। मुझे लगता है यहाँ पे पूर्व बाल्यावस्था की जगह पे उत्तर बाल्यावस्था होगा शायद, क्योंकि ग्रोह बनाता है बच्चा भाई, ट्रैवलिंग करता है, एलिमेंट्री एज भी इसको कहते हैं। थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे इस क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में। अभी यहाँ पे देखते हैं हम लोग यहाँ पे कि आपकी स्टेजेस कुछ प्याजे के अनुसार कुछ 4 स्टेजेस हैं जो प्याजे बात करते हैं। 0 से 2, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष, और आपकी नेक्स्ट है 11 से, यानी 12, मतलब 11 कुछ 12 से लेके आपकी 19 तक टीनेज हो जाएगी, किशोर अवस्था हो जाएगी। तो फर्स्ट स्टेज है, इसमें क्या होता है, बच्चा क्या करता है भाई, सेंस ऑर्गन से सीखता है, मैंने आपको पहले बताया। अब इसमें होता क्या है, कोऑर्डिनेशन ऑफ सेंसरी इनपुट। भाई कोऑर्डिनेशन करता है अपना, जो बाहर की चीज़ें हैं उनको अपनी सेंसरी ऑर्गन है जो उसके आँख, नाक, कान, स्किन है, उनसे फील करके उनसे कोऑर्डिनेशन में लाता है भाई, ये काम करता है। और मोटर रिस्पॉन्स, उसके अपने हाथों के थ्रू रिस्पॉन्स देगा, वो हाथ पैर चलाता है, कई बार बच्चा हंसता है, कई बार बच्चा इस तरीके की क्रियाएं करता है। और सबसे मेन विशेषता है ऑब्जेक्ट परमानेंस। कई बार ये क्वेश्चन सीटेट में भी आ रखा है कि भाई बताइए ऑब्जेक्ट परमानेंस किस एज में डेवलप होता है। तो ये आपका सेंसरी स्टेज में डेवलप हो जाता है। नेक्स्ट स्टेज जो है हमारी प्री ऑपरेशनल है जो भाई आपकी, उसमें डेवलपमेंट ऑफ सिंबॉलिक थॉट। भाई मैंने पहले ही आपको प्याजे की थ्योरी में भी ये बता रखा है कि सिंबॉलिक थॉट, अभी यहाँ पे वो सेंस ऑर्गन से सीख रहा था, बट यहाँ पे कुछ सिंबल्स के थ्रू वो, उस मार्क्स के थ्रू, वो मार्क्स हैं कुछ चिन्हों के थ्रू, सिंबल्स के थ्रू वो सिंबल्स वगैरह उसने कुछ डेवलप कर रखे हैं। इरिवर्सिबिलिटी भी आ जाएगी इसमें, कॉन्सेंट्रेशन भी आ जाएगा, ईगोसेंट्रिक भी हो जाएगा। ये कुछ 3 विशेषताएं आपको यहाँ पे याद रखनी है आपकी 2 से 7 वर्ष की अवस्था में। क्या करेगा भाई, इरिवर्सिबिलिटी आ जाएगी, यहाँ पे खाली ऑब्जेक्ट से कर रहा था, सेंस ऑर्गन से कर रहा था, यहाँ पे उसकी इरिवर्सिबिलिटी यानी पलटाने की, कहते हैं कि पलटा दो कोई चीज़, इस तरीके की चीज़ें उसमें उलट पलट की ज्ञान आ जाएगा। सेंट्रेशन हो जाएगा भाई, वो किसी चीज़ में केंद्रीकरण करने लग जाएगा। मान लीजिए आप कोई ने सिंबल दिए भाई, इस उसे बता दिया 2+2, तो वो सीख जाएगा, कहीं ना कहीं वो ये जानने लगेगा कि जी जिस सिंबल है अगर ये कहीं दिखेगा तो मेरे को प्लस करना है, इस तरीके की चीज़ है। सेंट्रेशन हो जाएगा, मतलब केंद्रीकरण आ जाएगा। ईगो सेंट्रिक यानी अहम भावना पैदा हो जाएगी। ईगो सेंट्रिक से 2021 में भी क्वेश्चन आया और हमेशा ऐसा क्वेश्चन आता रहता है। ईगो सेंट्रिक मतलब वो अहम केंद्रता, है ना। इस बार भी क्वेश्चन आया था कि भाई बताइए जो ईगो सेंट्रिक जिसको बोला, भाई ईगो सेंट्रिक बोला जिस चीज़ को पियाजे ने, उसको वाइगोत्स्की ने क्या कहा। तो वाइगोत्स्की ने ऐसी बात को प्राइवेट स्पीच बोला है कि बच्चा खुद से बात करता है, और वाइगोत्स्की ने इसको बहुत इम्पोर्टेंट बताया है। उन्होंने इसे इम्पोर्टेंट क्यों बताया है, क्योंकि वो कहते हैं कि बच्चा अपनी समझ डेवलप कर रहा है। कई बार इस तरीके का क्वेश्चन आता है कि भाई एक बच्ची है, वो स्वयं से बात कर रही है कि भाई मुझे अब इसके बाद खाना खाना है, फिर मुझे होमवर्क करना है, इस तरीके की बात। तो पियाजे ने इसको क्या बताया, फालतू की बात है ये, ईगो सेंट्रिज्म है वो, ठीक है, ईगो सेंट्रिक बताया। बट इसको वाइगोत्स्की ने प्राइवेट स्पीच बताया। वाइगोत्स्की ने कहा ये बच्चे की समझ बनाने में उसकी हेल्प करती है, ये इम्पोर्टेंट है ना। तो ये भी कुछ आपकी 2 से मैंने बताया, 0 से 2, यहाँ पे 2 से 7 वर्ष में ये डेवलप आपकी हो जाती है। फिर देखते हैं हम ये आपका 7 से 11 वर्ष में क्या होता है। भाई 7 से 11 में कॉन्क्रीट स्टेज है जी, अकॉर्डिंग टू द पियाजे। मेंटल ऑपरेशन, भाई मानसिक क्रियाएं बच्चा करने लग जाता है, लेकिन वो कैसे करेगा, वो कॉन्क्रीट चीज़ों के साथ मेंटल एक्टिविटी करेगा। भाई दिमाग चलाने लग जाएगा, अपना विचार मतलब अपने थॉट्स क्रिएट करने लग जाएगा, थॉट्स उस पर्टिकुलर चीज़ को लेकर अपने थॉट्स भी
भाई समझने लग जाएगा, चिंतन करने लग जाएगा, कल्पना करने लग जाएगा। बट वो सब चीज़ें कैसी होंगी, कॉन्क्रीट होंगी। जो चीज़ें उसने सिंबल्स बनाए थे, जो देखे थे, उन्हीं के बारे में वो सोच पाएगा, उन्हीं के बारे में वो अपनी समझ मतलब अंडरस्टैंडिंग बनाएगा, उन्हीं के बारे में वो अपनी कल्पना करेगा, इमेजिनेशन करेगा, उन्हीं के बारे में चिंतन करेगा जो उसने यहाँ पे सिंबल्स बनाए थे, है ना। तो बस उसकी ये सब चीज़ें मेंटल क्रियाएं होंगी, बट कैसी होंगी, कॉन्क्रीट होंगी, यानी जो उसने देखी है मूर्त होंगी, जिसको हम कह सकते हैं। इवेंट करेगा, मास्टरी करेगा, कंजर्वेशन आ जाएगा। सबसे मेन पॉइंट है भाई यहाँ पे कंजर्वेशन। जैसे यहाँ पे आपका था भाई सेंट्रेशन, इरिवर्सिबिलिटी था इंपॉर्टेंट। यहाँ पे था आपका ऑब्जेक्ट परमानेंस, यहाँ पे कंजर्वेशन आ जाएगा भाई, कंजर्वेशन संरक्षण उसमें आ जाएगा। ये है भाई किसकी विशेषता, आपकी 7 से 11 वर्ष की विशेषता है कि बच्चे में क्या आ जाएगा, कंजर्वेशन आ जाएगा। कंजर्वेशन यहाँ पे डेवलप होना हो जाएगा तीसरी अवस्था में, मूर्त संक्रियात्मक में। फिर क्लासिफिकेशन भी करेगा, हेरारिकल भी करने लग जाएगा। अब आ जाइए फोर्थ स्टेज, कुछ 11 से लेकर आपकी टीन एज तक, आप 19 मान लीजिए, 20 मान लीजिए, इस तरीके से आप इसको कह सकते हैं। तो इसमें क्या होता है भाई, मेंटल ऑपरेशन यहाँ भी कर रहा था, बट यहाँ पे वो जो मेंटल ऑपरेशन थे वो मूर्त थे, जो उसने सिंबल्स बनाए थे उन्हीं के बारे में वो चिंतन मनन मानसिक क्रियाएं कर पा रहा है। बट यहाँ पे जो वो करेगा, यहाँ पे जो क्रियाएं करेगा, मानसिक क्रियाएं, मेंटल ऑपरेशन, वो कैसे होंगे, अमूर्त होंगे। मतलब जो चीज़ें उसने देखी नहीं है उनके विषय में भी वो कल्पना करने लग जाएगा, उनके विषय में भी समझने लग जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट होगा उसका थिंकिंग, है ना। एब्स्ट्रैक्ट अमूर्त चीज़ों के बारे में भी चिंतन करने लग जाएगा भाई, समस्याओं के बारे में, कि समाज की समस्याओं के बारे में सोचने लग जाएगा, इस तरीके की चीज़ें, अपने घर की समस्याओं के बारे में, ऐसी चीज़ों के बारे में आइडिया, लॉजिक आ जाएगा, तर्क करने लग जाएगा बच्चा, सिस्टमैटिक थिंकिंग यहाँ पे डेवलप हो जाएगी किशोरावस्था में, अडोलसेंस जिसको हम कहते हैं। तो ये कुछ थी पिताजी की कहानी। आई थिंक आप लोगों को एक समझ में आ गई होगी, इसलिए मैं हर वीडियो में इसको थोड़ा सा डिस्कस करती रहती हूँ ताकि आपके दिमाग में बैठी रहे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो यहाँ तक की कहानी अपनी ख़त्म हो गई, आगे देखते हैं। ये भी थोड़ा सा छोटा रहेगा क्वेश्चन आपके लिए, क्योंकि ये जूम नहीं हो पाएगा। देखिए उत्तर बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था मैंने कुछ 2 से 6 वर्ष आपको बताई है, ठीक है, सॉरी कुछ आपको 7 से 11 वर्ष बताई है। तो 7 से 11 वर्ष की जो स्टेज है उत्तर बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था 2 से 6 कुछ बताई थी मैंने, बट यहाँ पे जो उत्तर बाल्यावस्था है उसमें क्या रहेगा, बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं। फिजिकल्स कुछ चीज़ें हैं उनके, कौन सी चीज़ों में वो परिवर्तन करने लगते हैं। तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा। देखो मैंने आपको भी उत्तर बाल्यावस्था की बात कुछ बताई थी, यहाँ पे देखिए, आप इस चार्ट में भी देख सकते हैं। ये आपकी यहाँ पे डेवलपमेंट सिंबॉलिक थॉट्स, सिंबल्स, संख्याओं के बारे में, इरिवर्सिबिलिटी ये करने लग जाएगा। तो भाई यहाँ पे आंसर आपका संख्या हो जाएगा। द्रव्यमान, मास के बारे में वो भी नहीं जानता है, द्रव्यमान के बारे में वो बिल्कुल नहीं अभी जानता है। तो यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका क्वेश्चन है विकास से, विकास का अर्थ बताइए क्या होता है। तो विकास का अर्थ होता है ऑप्शन 1, परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। भाई परिवर्तन तो होते ही है, परिवर्तन होगा तभी तो हम कहेंगे कि भाई विकास हुआ है इस व्यक्ति का। ये तो एक मतलब एक ही छोटी सी बात कर रहा है, परिवर्तन। तो परिवर्तन को थोड़ा सा कह सकते हैं हम लोग कि उसको थोड़ा सा बढ़ाओ, उसको थोड़ी सी वास्ट सी डेफिनेशन हम देंगे यहाँ पे। तो संकुचित बात कर रहा है ना, तो ये नहीं होगा। अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन, भाई मोटिवेशन अकेले से ही नहीं होता है परिवर्तन, कई और चीज़ें भी उसमें शामिल होती हैं, आवश्यकता भी भाई शामिल होती है। अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले, मोटिवेशन एंड एक्सपीरियंस के फलस्वरूप। परिपक्वता केवल मैच्योरिटी से नहीं, कई लोग भाई मैच्योर भी हो जाते हैं लेकिन उनका विकास पूरी तरह से नहीं हो पाता है, उनका कह सकते हैं हम लोग सर्वांगीण विकास नहीं हो पाता है। वो मानसिक रूप से तो विकसित हो जाते हैं कहीं ना कहीं, लेकिन इमोशनली नहीं हो पाते, सोशली नहीं हो पाते, इकोनॉमिकली नहीं हो पाते हैं। तो वो परिपक्वता से उसका कुछ खास इतना मतलब एक्सप्लेनेशन नहीं आ रहा है, अनुभव से मानते हैं यहाँ पे। बट यहाँ पे जो राइट आंसर आपका है अभिप्रेरणा, मोटिवेशन और अनुभव से फलस्वरूप होने वाला परिवर्तन। परिवर्तन तो है भाई, बट कौन सा परिवर्तन अभिप्रेरणा और अनुभव से होने वाला परिवर्तन, ठीक है। ऐसे परिवर्तनों की श्रृंखला यानी क्रम को भाई हम क्या कहते हैं, विकास कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पे, विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। अब आपको बताना है सत्य नहीं है।
विकास की प्रत्येक अवस्था में अपने खतरे हैं, ऐसा कुछ नहीं भाई, खतरा ये तो कोई खास इधर पे बात नहीं बनती। नहीं, हाँ हम लोग को बताना है भाई सत्य नहीं है, असत्य कौन सा है। तो यहाँ पे वैसे ये सत्य नहीं है, तो ये मतलब यहाँ पे सत्य है, ये मतलब यहाँ पे इसके लिए नहीं है। विकास उकसाने बढ़ावा देने से नहीं होता है, विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित हो। बिल्कुल सही है भाई, अपने अपने कल्चर के कुछ नियम होते हैं, अपनी अपनी कल्चर की कुछ विशेषताएं होती हैं। कहते नहीं बहुसांस्कृतिक जो क्लासरूम होता है उसमें सभी बच्चे विभिन्न विभिन्न संस्कृति से बच्चे आते हैं, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई पंजाबी है भाई, कोई कोई किसी किसी भाषा को जानता है, कोई किसी खान पान से रिलेटेड करता है ना। तो ये सब चीज़ें तो होती हैं। यहाँ पे विकास की प्रत्येक अवस्था की विशेषता है, बिल्कुल सही है। प्रत्येक अवस्था की विशेषता जैसे मैंने आपको भी पहले ही बताया, सेंसरी ऑर्गन में भाई उसका उतना विकास हो पाएगा, फिर वो इतनी चीज़ें जानने लग जाएगा, फिर और चीज़ें जानने लग जाएगा, लास्ट तक वो एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों के बारे में भी सोचने लग जाएगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उकसाने और बढ़ावा देने से नहीं होता है विकास। बिल्कुल सही है। अगर आपने किसी से बोल दिया भाई, उसे तुम उकसा रहे हो कि तुम अपना विकास कर लो, अभी ऐसा कर लो, जॉब ले लो, ये कर लो, तो वो कहीं ना कहीं उसके लिए सर दर्द हो जाएगा। ये बात यहाँ पे सत्य नहीं है। ये बात सही है भाई, किशोर अवस्था में आप देखते हो कितना फिजिकल मतलब डेवलपमेंट तेज़ी से होता है, मेंटल डेवलपमेंट भी तेज़ी से होता है। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे खतरे भी हैं, एज का फ़र्क पड़ता है। आगे देखते हैं हम लोग कुछ। निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था में उपयुक्त नहीं है। आपको यहाँ पे फिर से उत्तर बाल्यावस्था की बात बतानी है। सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलताएं सीखना। कुछ खेलों के लिए भाई कुशलताएं सीखना, ये तो भाई होता है, खेल खेलेगा बच्चा, टॉय एज है तो वो तो कुशलताएं तो कुछ सीखेगा, शारीरिक रूप से दक्ष भी होगा। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, पुरुषोचित या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना। भाई ये तो आपकी एडोलसेंस की विशेषता है कि भाई पुरुषोचित और स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना। भाई समाज में वो स्त्रियों और पुरुषों के तरीके की भूमिकाएं वो निभाता है, तो वो तो भाई एडोलसेंस में होता है। अभी तो वो खिलौनों से ही खेल रहा है, तो वो ये सब नहीं जान पाएगा। व्यक्तिगत आत्मनिर्भरता, हाँ सेल्फ डिपेंड हो जाता है बच्चा यहाँ पे, क्योंकि वो खेलना, स्कूल जाना, कुछ होमवर्क करना, वहाँ से आना, ये सब चीज़ें उसमें इंक्लूड हो जाती हैं। तो ये ठीक है, यहाँ पे ये भी ठीक है। अपने हम उम्र बालकों के साथ रहना सीखना। बिल्कुल सही है, जब वो खेलेगा तो उनके साथ रहेगा, फ्रेंड्स बनाएगा, क्वेश्चनिंग करेगा आपस में, उसके साथ ही साथ गैंग बनाएगा भाई अपनी, तो ये सब चीज़ें चलती हैं उसमें। बट यहाँ पे ये चीज़ गलत हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं आगे। सामान्य परिपक्वन से पहले प्रशिक्षित करना प्राय, मतलब नॉर्मल रूप से मैच्योर नहीं हो पाया उससे पहले प्रशिक्षित करना क्या होता है। सामान्य कौशलों के निष्पादन के संदर्भ में बहुत लाभकारी होता है। दूसरा बोला है कुल मिलाकर हानिकारक होता है। भाई मैच्योर्ड बच्चा नहीं हुआ है, सामान्य रूप से मैच्योर नहीं हुआ है, आप उसे ट्रेंड करने लग गए, वो तो वही बात हो गई कि भैंस के सामने बीन बजाना हो गया है ना। जब वो व्यक्ति उस लायक ही नहीं है। स्टेजेस की बात कुछ प्याजे ने की है, कुछ जेरोम ब्रूनर ने भी कह सकते हैं हम बात की हुई है, कोहलबर्ग ने भी कुछ बात की हुई है। तो कहीं ना कहीं स्टेजेस भी मायने रखती हैं। ऐसा नहीं है कि बच्चा क्या कहते हैं, आपका छोटा बच्चा है, वो सेंसरी एज में है, आप उसको किताब पढ़ना सिखा देंगे, ऐसा तो नहीं है ना। तो आप उसे ट्रेंड कर कैसे कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल कुल मिलाकर हानिकारक होता है, कुल मिलाकर हानिकारक होता है। दीर्घकालीन दृष्टि से लाभकारी होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका है, लाभकारी है या हानिकारक। यह इस बात पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया। बिल्कुल सही बोला यहाँ पे, ये लाइन यहाँ पे इसको सही बनाती है, इस ऑप्शन को क्यों बनाती है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो गया। क्योंकि आप उसे प्रशिक्षण तो दे रहे हैं, बट प्रशिक्षण कैसा दे रहे हैं। छोटे बच्चे को आप बड़ी चीज़ सिखाएंगे, फर्स्ट क्लास के बच्चे को आप सिक्स क्लास की चीज़ सिखाएंगे तो वो तो सीख ही नहीं पाएगा ना। तो यहाँ पे ये डिपेंड करता है कि फर्स्ट क्लास के बच्चे को उसकी अवस्था के अनुसार चीज़ें आप सिखाइए, उसकी अवस्था के अनुसार की चीज़ें उसके लिए वैसी TLM भी यूज़ करिए, है ना। तो ये एक बात हुई। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है हमारा 8। 5 वर्ष का राजू अपनी खिड़की के बाहर तूफान को देखता है। भाई एक बच्चा है राजू, वो तूफान को देख रहा है अपनी खिड़की के बाहर।
बिजली चमक रही है, कड़कने की आवाज़ आती है। राजू शोर सुनकर उछलता है। भाई उसने जब शोर सुना कि बिजली कड़क रही है और क्या हो रही है, बिजली कड़क रही है, आवाज़ें आ रही हैं, तो वो उछलने लगा, है ना, एक्साइटेड होने लगा। बार बार घटना होती है, मतलब कई बार ऐसा होता है। फिर वह कुछ देर शांति के पश्चात बिजली कड़कती है, फिर कुछ देर रुक जाती है, फिर कड़कने लग जाती है। राजू बिजली की गर्जना सुनकर उछलता है। राजू का उछलना सीखने के किस सिद्धांत का उदाहरण है? बताइए भाई कौन सा सिद्धांत है ये, राजू का उछलना? तो ये आपका आ जाएगा क्लासिकल कंडीशनिंग, है ना। ये आपका शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत आ जाएगा, जो कि पेवलोव ने कुछ दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। थ्योरी भी आप चैनल पर सर्च कर सकते हैं, कंप्लीट थ्योरी पड़ी हुई है। एक बार अगर देख लें आप तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएंगी चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सकारात्मक दंड, पॉजिटिव दंड बताइए निम्न में से कौन सा उदाहरण है, उसका एग्जाम्पल आपको बताना है। मित्रों के साथ समय बर्बाद करना, भाई समय उसका चला जाएगा, फिर समय कहते नहीं है कि समय निकलने के बाद तो कुछ भी नहीं होता है, तो वो तो एक भाई नेगेटिव चीज़ हो गई, उसका नुकसान हो रहा है। मीन मेख निकालना बंद करना, भाई मीन मेख निकालना बंद करना ये भी कोई पॉजिटिव चीज़ नहीं है, क्योंकि मीन मेख निकालने से बहुत सी चीज़ें समझ में आती हैं। कमियां निकालेंगे, मूल्यांकन करेंगे, तभी तो हम उसके फाइनल और मतलब बेस्ट चीज़ पर पहुंच पाएंगे कि हाँ भाई ये कमी है, ये कमी है, ये कमी कभी ना कभी तो परफेक्ट हो गई ना। उपरोक्त सभी तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये दो है नहीं। तो यार इसका ऑप्शन हो जाएगा ए राइट आंसर। ए क्यों हो जाएगा? ए इसलिए हो जाएगा आपका राइट आंसर कि मित्रों के द्वारा उपहास, भाई मित्रों ने अगर थोड़ी आपकी उपहास माने हंसी करना, कह सकते हैं भाई मजाक बनाना, ये सब चीज़ें अगर मित्र करेंगे तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को चेंज करेगा बच्चा। ये एक दंड है, पर उस मारपीट नहीं की जा रही उसके साथ, ये एक पॉजिटिविटी उसमें लाएगी, चेंजेस लाएगा वो। उसे ये लगेगा कि भाई मुझे इस चीज़ के लायक बनना है, मुझे ऐसा करना है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, निम्न में से कौन सा कथन अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है? मोटिवेशन प्रक्रिया में कौन सा, मोटिवेशन साइकिल मैंने प्रीवियस इसके पहले वाले लेक्चर में आपको डिस्क्राइब की थी, आज क्लास में फिर से डिस्क्राइब कर दूंगी। तो मोटिवेशन साइकिल में आपके लिए क्या उपयुक्त नहीं है? तो इसमें यह व्यक्ति को लक्ष्य की ओर ले जाता है, बिल्कुल सही है भाई, ले जाता है। यह व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकता, बिल्कुल नीड, कोई भी हो, शारीरिक हो चाहे वही भौतिक हो, चाहे वह शारीरिक हो, चाहे वह आर्थिक हो, चाहे वह सामाजिक आवश्यकता हो। आवश्यकता होगी तभी आप आविष्कार, कहते नहीं आवश्यकता आविष्कार की जननी है, आवश्यकता होगी तभी आप वो कार्य करेंगे। कहीं ना कहीं आवश्यकता पहली इकाई है, बिल्कुल सही है। और अगर वो आवश्यकता को संतुष्ट नहीं करेगा वो कार्य, तो आप वो करेंगे भी नहीं। ये मनोवैज्ञानिक आकांक्षा को प्राप्त करने में सहायता है, ये भी सही है। ऑप्शन यहाँ पे ये गलत आ रहा है आपका, यहाँ पे ये व्यक्ति को अप्रिय स्थिति से दूर रखता है, इसका कोई रिलेशन यहाँ पे नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, किसी उद्दीपक के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन। ये पियाजे ने कहा है भाई, किसी उद्दीपक के, अगर भाई उद्दीपक मीन्स होता है लक्ष्य, जिसको मनोविज्ञान में उद्दीपक कहते हैं, लक्ष्य के लिए निरंतर दिए जाने वाले व्यवहार, व्यवहार यानी भाई क्रिया, अनुक्रिया कहते हैं हम लोग। तो भाई किसी लक्ष्य के लिए आप निरंतर अगर व्यवहार कर रहे हैं और उसमें कोई अस्थायी परिवर्तन आ रहा, कोई फिक्स परिवर्तन नहीं आ रहा, तो उसको पियाजे ने अभ्यस्तता कहा है। क्या बोलता है? अभ्यस्तता कहा है। क्या कहा है? अभ्यस्तता कहा है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विद्यार्थियों की अभिवृत्तियों में परिवर्तन के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग अध्यापक को नहीं करना चाहिए? भाई अभिवृत्तियां बच्चों के दृष्टिकोण है, जो उनका देखने का नजरिया है, उनका कह सकते हैं एप्टीट्यूड है ना, एटीट्यूड है, जो उनका दृष्टिकोण है, उसको चेंज करने के लिए टीचर को क्या नहीं करना चाहिए? दबाव से किसी बात या विचार के लिए राजी, भाई आप दबाव नहीं बना सकते हैं बच्चे पे, आप तानाशाह नहीं है, ये मैं कई बार आप लोगों को बता चुकी हूँ, ये सब नेगेटिव बातें हैं। आप बच्चे पर प्रेशर नहीं बना सकते हैं, मतलब सिस्टम जो है, जो सिस्टम है वो बच्चे के लिए बना है, आपके लिए नहीं, है ना। तो ये तो गलत बात हो गई यहाँ पे, और गलत ही पूछा था, पहला ही आंसर ऑप्शन सही है। किसी विचार को दोहरा सकते हैं आप, उसे बता सकते हैं चीज़ों को, उसके लिए फिक्स करना, दृढ़तापूर्वक व्यवहार करना कि भाई हमें ऐसा करना चाहिए, ये कहीं ना कहीं ठीक है।
प्रशंसनीय व्यक्ति के समर्थन एवं स्वीकृति, कोई ऐसा व्यक्ति हो भाई जो आइडियल हो, उसके बारे में आप उस व्यक्ति का समर्थन करना, तो बच्चे को भी लगेगा कि हाँ भाई ये अच्छा है, टीचर भी मेरे इसके बारे में बताते हैं, तो वो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में ऐसी चीज़ें डेवलप होंगी। संदेश के साथ सहचर्य, ये भी ठीक है, बट ऑप्शन 1 यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा और गलत भी पूछा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 है, उपलब्धि अभिप्रेरक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। उपलब्धि अभिप्रेरक की यहाँ पे आपको बात करना है। तो उपलब्धि, पहली बात तो अभिप्रेरक होते क्या हैं, इनको हम लोग जान लेते हैं थोड़ा सा। देखिए अभिप्रेरक क्या होते हैं, तो अभिप्रेरक कुछ 3 टाइप के यहाँ पे बताए गए हैं। 2 टाइप के हैं वैसे तो, स्वाभाविक और दूसरा है आपका कृत्रिम। आई होप आप लोग को ये विजिबल हो पा रहा होगा। पहले तो भाई आपके कौन से होते हैं, कृत्रिम होते हैं, दूसरे नेचुरल होते हैं। स्वाभाविक होते हैं, दूसरे कृत्रिम होते हैं। तो पहला जो स्वाभाविक है भाई, जो भूख लगना, प्यास लगना, काम की वासना, क्रोध आना, मल मूत्र त्याग, ये सब आपका स्वाभाविक चीज़ है भाई, ये तो होंगी, इनके बिना तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, ये तो स्वाभाविक है, ये तो जन्मजात भी कह सकते हैं इनको हम लोग, है ना। अब आ जाए कृत्रिम अभिप्रेरित। कृत्रिम 2 टाइप के, एक तो व्यक्तिगत होंगे, दूसरा आपका सामाजिक, यानी व्यक्ति ने खुद ही इनको बनाया है, व्यक्ति की इच्छाओं के अनुसार चलते हैं, ये समाज के अनुसार चलते हैं। जैसे स्नेह, रुचि हुई, इंटरेस्ट व्यक्तिगत हुई, भाई किसी का इंटरेस्ट ड्राइंग करने में, किसी का बुक रीडिंग करने में। किसी की आकांक्षा, मूल्य, खुद किसी के मूल्य, भाई चोरी डकैती टाइप की हरकतें करना है, किसी के ये सिद्धांत है, मूल्य है, और किसी को भाई आदर्श पसंद है, किसी को रिस्पेक्ट करना पसंद है, चोरी करना गलत बात है, किसी के ये मूल्य है। जीवन का लक्ष्य, भाई कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई टीचर बनना चाहता है, और कोई फालतू फालतू रहकर घर पे टाइम पास करना चाहता है। आत्म धारणा, ये भी कुछ इंसान के द्वारा बनाई गई चीज़ें। पर बात करते हैं यहाँ पे सामाजिक अभिप्रेरक। कुछ सामाजिक अभिप्रेरक हैं। सामाजिक अनुमोदन, भाई समाज जिसको स्वीकृति देगी, स्नेह, समाज जिन चीज़ों को पसंद करेगी, समाज की नज़र में सम्मान से किसको देखा जा रहा है, समाज की नज़र में प्रतिष्ठा और धन, ये सब चीज़ें समाज से। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनके लिए अब मैं बात करती हूँ यहाँ पे अभिप्रेरक और अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन, और अभिप्रेरक यानी वो तत्व जो इंसान को मोटिवेट करते हैं। दोनों टर्म बिल्कुल अलग अलग हैं। अभिप्रेरक वो तत्व होते हैं जो इंसान को मोटिवेट करते हैं, बट यहाँ पे अभिप्रेरणा क्या होती है, अभिप्रेरणा वो टर्म है जो व्यक्ति जिसकी वजह से व्यक्ति कह सकते हैं मोटिवेट है, भाई प्रोत्साहित है, अंदर से उसमें प्रोत्साहन है, ठीक है, बट प्रोत्साहित करने वाले तत्व अभिप्रेरक कहलाते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे उपलब्धि अभिप्रेरक। उपलब्धि अभिप्रेरक जीवित रहने के लिए आवश्यक, बिल्कुल ज़रूरी है। कई कई तो मैंने आपको बताया है अभी कि जो स्वाभाविक होते हैं, भूख प्यास नींद, ये सब चीज़ तो जीवित रहने के लिए आवश्यक है। यदि व्यक्तिगत क्षमताओं की संतुष्टि महत्वपूर्ण है तो व्यक्तिगत उपलब्धि अभिप्रेरक को विकास प्रेरक कहा जा सकता है। ये भी सही है भाई, व्यक्तिगत क्षमताओं की संतुष्टि, ये भी बिल्कुल सही पॉइंट है। नेक्स्ट है, यदि व्यक्तियों के मध्य प्रतियोगिता पर बल है तो उपलब्धि अभिप्रेरक को सामाजिक अभिप्रेरक, बिल्कुल सही है। समाज में अगर आप समाज के प्रोस्पेक्टिव्स में बात अगर आप करें तो उपलब्धि में भाई कंपटीशन तो है, उपलब्धि अभिप्रेरक को सामाजिक अभिप्रेरक तब कहेंगे जब भाई वो कंपटीशन में आएगा, समाज में आएगा, है ना, ये चीज़। तो उपरोक्त सभी यहाँ पे सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 की। 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना आरंभ करते हैं, भाई बताइए किसमें। 6 से 10 साल, कुछ वही वही बाल्य अवस्था की एज चल रही है। उस एज में तो बच्चा धर्म तो जानता ही नहीं भाई, ये सब चीज़ें, मानव शरीर, ये तो कुछ बात नहीं, और ये सब तो एडल्सेंस की बात है ये वाली। अब यहाँ पे बच्चा स्कूल में ही जाएगा, है ना, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब देख लेते हैं यहाँ पे हम लोग बुद्धि लब्धि क्या होता है। बात करते हैं अगर यहाँ पे बुद्धि लब्धि की, थोड़ा सा जूम करते हैं, आइए, ओके जी। बुद्धि लब्धि, IQ जिसको बोलते हैं इंटेलिजेंस कोशेंट, 140 से अधिक। सबसे पहले देखते हैं 20 और 25 वाले बच्चे क्या होते हैं भाई, जड़ बुद्धि होती है, इडियट जिनको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं, जड़ बुद्धि बालक होते हैं।
फिर बात करते हैं हम कुछ 20 से ऊपर के 59 तक के बच्चों की बात करें तो वो हीन बुद्धि होते हैं। भाई ये तो बिल्कुल, ये तो कुछ कर ही नहीं सकते, और हीन बुद्धि यानी इनमें भी भाई बुद्धि नहीं है। अब यहाँ से 60 से 69 तक के बच्चों की बात करें तो इनको थोड़ा बहुत पढ़ाया जा सकता है। मोरन बालक होते हैं, मंद बुद्धि होते हैं, जिनको हम लोग इंक्लूसिव एजुकेशन में पढ़ा सकते हैं, कुछ 60 से 69 तक के। अब 70 से ऊपर वाले बालक, 70 से कुछ 79 तक के बालक, 80 तक के बालक सीमांत मंद बुद्धि होते हैं, है ना। सीमांत यानी कुछ ऐसी मंद बुद्धि जो थोड़ी सी बॉर्डर लाइन पे है। ये तो कुछ ज़्यादा ही मंद बुद्धि होते हैं, बट ये थोड़े से कम मंद बुद्धि होते हैं। बात करते हैं यहाँ पे मंद बालक, डल बालक होता है 80 से कुछ 89 तक। उसके बाद हम लोग बात करते हैं सामान्य बालक। वैसे तो सामान्य बालक को टर्मन ने बताया 90 से 110 तक के बालक को बोलते हैं भाई सामान्य बालक। तो भाई हो जाएगा 89 से 90, 89 से 90 आ जाएगा यहाँ पे ना, 90, 89 से 90 से 110, 90 से 110 तक के बालक को सामान्य बालक बताया है टर्मन ने। फिर 110 से श्रेष्ठ बालक, सुपीरियर बालक आ जाएंगे 120 तक कुछ। फिर 120 से 130 तक के बालक, 130 तक 140 तक के बालकों को वेरी सुपीरियर, अति श्रेष्ठ कहेंगे। उसके बाद 140 के ऊपर बालक भाई प्रतिभाशाली बालक हो जाएंगे, क्रिएटिव चाइल्ड हो जाएंगे, है ना। तो ये आपका कुछ 140 तक के बालक को हम लोग प्रतिभाशाली जीनियस बालक कहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कहीं ना कहीं ये 1-2 बार पढ़ लीजिएगा, समझ आ जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग आईक्यू का फॉर्मूला क्या होता है। वैसे तो मैंने कई बार आपको बताया, ये भी कई बार पूछ लिया जाता है, स्पेशली इन यूपी टेट। तो ये फैक्चुअल टाइप के क्वेश्चन जैसे मैंने आपको बताया यूपी टेट, सुपर टेट में आते हैं। तो आपका कुछ आईक्यू का फॉर्मूला है, इंटेलिजेंट क्वोशिएंट का फॉर्मूला है MA/CA, मैंने आपको कई बार बताया, इंटू 100। तो MA यहाँ पे आपका हो जाएगा मेंटल एज, ये दिया हुआ है आपका। CA हो जाएगा क्रोनोलॉजिकल एज, ठीक है, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, जो आपकी रियल एज है वो अपॉन में आएगी, और इंटू 100 हो जाएगा। तो आपका IQ निकल के आ जाएगा। ये किसने दिया भाई, IQ का फॉर्मूला किसने दिया। कई बार ये क्वेश्चन पूछा था कि IQ का फॉर्मूला किसने दिया है, बताइए बताइए जी, IQ का फॉर्मूला किसने दिया है। तो IQ का फॉर्मूला जो आपका दिया है टर्मन ने दिया है। किसने, टर्मन ने। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कौन सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है, जो कि अधिकांशतः छुपी रहती है और उसमें चेतन के 3 स्तर हैं। बताइए भाई कौन करता है ऐसा। चलिए देखते हैं, कौन सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की चट्टान की तरह है। तो कुछ ये मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है, सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा कुछ दिया हुआ था। सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी भी पड़ी हुई है, चैनल पे आप लोग देख लीजिएगा। सिगमंड फ्रॉइड ने ये मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया हुआ था। इसमें उन्होंने कुछ 3 मन के स्तर बताए हैं, इड, इगम, ईगो, सुपर ईगो, इस तरीके कुछ 3 स्तर हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। कुछ स्टडीज़ को हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, कई बार पूछ लिए जाते हैं, फैक्चुअल्स हैं। मनोविज्ञान को मन मस्तिष्क का विज्ञान भाई किसने बोला है, पोपोलॉजी ने बोला है। मनोविज्ञान को मन और मस्तिष्क का विज्ञान, ऐसे आप लर्न कर सकते हैं। मन और मस्तिष्क का साइंस किसने बोला भाई, पोपोलॉजी ने। नेक्स्ट है जी, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, ऑपरेंट स्कैनिंग, ऑपरेंट स्कैनिंग का सिद्धांत स्किनर ने दिया था। हाँ, ऑपरेंट स्कैनिंग स्किनर ने दिया था। क्रिया प्रसूत अनुबंधन, क्रिया प्रसूत स्किनर। नेक्स्ट है भाई सक्रिय अनुबंधन, एक्टिव अनुबंधन, एक्टिव सिद्धांत किसने दिया था भाई, वो भी स्किनर ने। आगे देखते हैं, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, ये किसने दिया था, इवान पोटोविच ने। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत इवान पोटोविच यानी इवान पी पेवलोव, जिनको कहते हैं शॉर्ट में। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत इन्होंने दिया था। नेक्स्ट है संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत किसने दिया था, ये भी इन्होंने पेवलोव ने दिया था। पेवलोव के कुछ 4-5 हैं, आपको बिल्कुल याद रखना है। एक तो क्लासिकल कंडीशनिंग हो गया, संबंध प्रत्यावर्तन हो गया, क्लासिकल कंडीशनिंग हो गया, संबंध प्रत्यावर्तन हो गया, अनुकूलित अनुक्रिया हो गया। ये कुछ 3-4 हैं जो आपको याद रखना ही है।
एक तो अनुकूलित अनुक्रिया हो गया, दूसरा आपका संबंध प्रत्यावर्तन, तीसरा हो गया आपका शास्त्रीय अनुबंध क्लासिकल कंडीशनिंग। ये सब पेवलोव के द्वारा दिए हुए हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रतिस्थापन का सिद्धांत बताइए भाई किसने दिया था? ये भी पेवलोव का है। 4 सिद्धांत हो गए यहाँ पे आपका। एक तो क्लासिकल कंडीशनिंग हो गया आपका, क्लासिकल कंडीशनिंग, शास्त्रीय अनुबंधन, प्रतिस्थापन सिद्धांत हो गया, संबंध सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, ये हो गया आपके। और सक्रिय वाला और क्रिया प्रसूत वाला स्किनर ने दिया था। आगे देखते हैं। पुनर्वलन की बात CH हल करते हैं। किस कौन करते हैं? प्रबलन की बात। प्रबलन की बात कौन करते हैं? प्रबलन थ्योरी इन्होंने दी थी, CH हल ने। इनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब कह सकते हैं, कई बार ये पूछा जाता है, एक स्टेटमेंट है इनका कि भाई किशोरावस्था को आंधी तूफान की अवस्था किसने कहा था? किशोरावस्था को आंधी और तूफान की अवस्था किसने कहा है? क्योंकि इसमें काफ़ी सारे फिजिकल और कह सकते हैं हम लोग मेंटल चेंजेस आते हैं, तो इसलिए आंधी तूफान की अवस्था कहा गया है, CH हल ने कहा था। ठीक है, आगे देखते हैं। इनकी कुछ और भी हैं। CH हल ने व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत भी दिया, प्रबलन का भी दिया, सबलीकरण का भी दिया। ठीक है, ये 3 थ्योरी इनकी है। प्रबलन का, व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत, सबलीकरण का सिद्धांत, ये 3 इन्होंने CH हल ने दी थी। चलिए आगे देखते हैं। 10th क्वेश्चन, आई थिंक ये दोबारा से रिपीट हो गया। कौन सा अभिप्रेरण प्रक्रिया यानी मोटिवेशन साइकिल का बारे में सही नहीं है? तो देखिए आप, इस ऑप्शन का आंसर तो ये है भाई, अप्रिय स्थिति से दूर रखता है। ये तो बिल्कुल उपयुक्त नहीं है भाई, अप्रिय स्थिति की तो यहाँ पे बात ही नहीं हो रही है। ये देख लीजिए मोटिवेशन साइकिल। आवश्यकता होगी तो आप क्या करेंगे भाई? अगर आपको आवश्यकता होगी तो आप उसके लिए साधन जोड़ेंगे, उसके लिए कह सकते हैं कि हम लोग उसकी जितनी आवश्यकता के लिए जो हमें उपकरण जोड़ेंगे, योजना बनाएंगे, प्लानिंग करेंगे। फिर भाई जब आपके पास सामान आ जाएगा, फिर आपके अंदर क्या आएगी? एक उत्तेजना आएगी कि अब तो मेरे पास सब है, अब मुझे करना चाहिए ना ये काम। तो आप उसके लिए अराउजल, उत्तेजना आएगी, आग होएगी, ज्वाला होएगी। ठीक है, फिर भाई आप उस ज्वाला के अनुसार ही सारी आपकी एक्टिविटी होने लगेंगी, जो भी आप क्रियाएं करेंगे, गोल ओरिएंटेड बिहेवियर। तो आपका जो बिहेवियर होगा वो सीधा सीधा किससे संबंधित होगा? इस ज्वाला से संबंधित है ना। जो आपके दिल में आग लगी हुई है कि भाई मुझे तो सरकारी टीचर बनना है, तो आपकी सारी क्रियाएं जो होंगी वो इस के इर्द गिर्द घूमेंगे। क्योंकि भाई आपको आवश्यकता थी, आपको टीचर बनना था, आपने साधन जोड़े, उसके बाद भाई आपने अपने अंदर एक दृढ़ निश्चय लिया और आप सारी क्रियाएं उसी के हिसाब से करने लग गए। फिर आपको भाई जॉब मिल गई, अचीवमेंट हो गया, प्राप्ति हो गई। प्राप्ति के बाद भाई आपका क्या हो गया भाई? अराउजल है, जो आपका ज्वाला है, जो आपके अंदर आग है, वो आपकी कम हो गई। रिडक्शन ऑफ अराउजल कम हो गया। और फिर आपके पास नई कोई आवश्यकता होगी, फिर आप इसी तरीके से करेंगे। फिर आपके पास कोई नई आवश्यकता आएगी, फिर आप ड्राइव करेंगे, फिर अराउजल होगा, फिर आप वैसा ही बिहेवियर करेंगे, फिर आपको मिल जाएगा, फिर आपका अराउजल कम हो जाएगा, फिर आपकी नीड होगी। इस तरीके से पूरा साइकिल चलता रहता है। आगे देखते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि जब बालकों को गुस्सा आता है तो वे खेलने के लिए चले जाते हैं, जब तक कि पहले से अच्छा महसूस नहीं करते हैं। उन्हें व्यवहार में निम्न में से कौन प्रतिरक्षा तंत्र प्रतिलक्षित होता है उनके बिहेवियर में? भाई क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जी जब बच्चों को गुस्सा आने लग जाता है ना, तो वो खेलने के लिए चले जाते हैं। और जब वो खेलने के लिए चले जाते हैं तो पहले से, मतलब पहले गुस्सा आ रहा था उससे कुछ बेहतर महसूस करते हैं, अच्छा महसूस करते हैं। तो बताइए ये जो बिहेवियर हो रहा है कि भाई पहले गुस्सा आ रहा था और अब अच्छा महसूस कर रहे हैं, ये किस प्रतिरक्षित लक्षित तंत्र के द्वारा होता है, ये आपको बताना है ना। तो ये होता है आपका विस्थापन प्रतिरक्षा तंत्र। किसके द्वारा होता है? विस्थापन प्रतिरक्षा तंत्र। किसके द्वारा होता है? विस्थापन प्रतिरक्षा तंत्र के द्वारा होता है। भाई पहले बच्चे को गुस्सा आ रहा था, फिर वो खेलने चला गया, अब उसका खेलने की वजह से उसको वो खुद को महसूस अच्छा करने लग गया है। और ये जो उसके व्यवहार में चेंज आया है, किस वजह से हो रहा है? विस्थापन प्रतिरक्षा तंत्र के कारण हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से
निम्न में से कौन सा व्यवहार भावात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है? नहीं, आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। कौन सा व्यवहार भावात्मक बाधा यानी इमोशनल रूप से कह सकते हैं हम लोग, कहते नहीं बाधा है ये, है ना। तो इमोशनली बाधा कौन सी चीज़ें प्रकट नहीं करती हैं? इमोशनल रूप से बाधा की को प्रदर्शित नहीं करता कौन सा बिहेवियर? क्वेश्चन कुल मिला के ये कह रहा है वो आपसे कि कौन सा बिहेवियर है जो, कौन सा व्यवहार है जो वो भावनात्मक रूप से आपको डिस्टर्ब नहीं करता है। तो कौन सा है? बाल अपराध, भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता। बाल अपराध बिल्कुल भाई, आपका दिमाग इमोशंस सही नहीं है, आपके इमोशंस काम नहीं कर रहे हैं, तभी तो आप इसी तरीके कितने ही सारे रेप हो रहे हैं, कितनी ही सारी चोरियां हो रही। तो मतलब आप कहीं ना कहीं आपका इमोशनल रूप से आप डिस्टर्ब हैं, आपके इमोशंस परिपक्व नहीं हुए हैं, आप इस तरीके की एक्टिविटी कर रहे हैं। तो ये तो भाई करता है कमज़ोरों को डराना, ये भी भाई आपके इमोशंस हैं, आपके अंदर ऐसी भावनाएं बनी हुई हैं कि भाई हम डराएंगे तो ये डरेंगे और ये हम वैसा ही करेंगे जैसा कि हम बोल रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपके भाव हैं, जो आपके इमोशंस हैं वो आपके सही दिशा में नहीं चल रहे हैं। भगोड़ापन, भाई ये भगोड़ापन भी आप में जब भी आएगा कि भाई लूटपाट कर लो उसके बाद भाग जाओ, आपके इमोशंस सही दिशा में नहीं चल रहे हैं, आपके इमोशंस खराब हैं, गंदे हैं, मतलब आपके इमोशंस, आपने कुछ भावनात्मक कंट्रोल नहीं है आप में, इमोशनल कंट्रोल नहीं है। बट शालीनता का यहाँ से कोई संबंध नहीं है, यही राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भाई क्वेश्चन तो यहाँ पे ख़त्म हो गए, लेकिन यहाँ पे आपको ये मोटिवेशन थेरी के कुछ मोटिवेशन वर्ड के कुछ भाई थेरी दी हुई है, इनको आपको देखना है। तो मोटिवेट आप कब होंगे, कौन कौन से सिद्धांत मोटिवेशन के लिए आपके लिए दिए गए हैं? तो पहला तो आपका मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत। भाई आप एक तो मूल प्रवृत्ति यानी कि भाई भूख प्यास निद्रा, जरूर शारीरिक आवश्यकताएं, ये सब चीज़ें आपकी मूल प्रवृत्ति में आ जाएंगी कि भाई सभी में होती हैं, है ना। कुछ 14 टाइप्स की मूल प्रवृत्तियाँ मैकडूगल ने बताई हुई हैं। दूसरा आ गया आपका मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, ये भी आपका मोटिवेशन से है। इड ईगो सुपर ईगो की बात करते हैं। अंतर्नोद का सिद्धांत, सक्रिय सिद्धांत, भाई आप एक्टिव जब रहेंगे जब आप भाई अंदर से मोटिवेट हैं। आप किसी रूप में सक्रिय रूप से भागीदारी तभी लेंगे जब आप अंदर से आप मोटिवेट हैं, अंदर से आप प्रोत्साहित हैं। प्रोत्साहित करना, भाई प्रोत्साहन का सिद्धांत दंड के द्वारा भी किया जाता है, भाई शाबाश गिफ्ट देकर भी किया जा सकता है, तो प्रोत्साहन का सिद्धांत है। ये कौन सा सिद्धांत है, थोड़ा सा विजिबल नहीं हो पा रहा। नेक्स्ट है जी, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। मांग का सिद्धांत, भाई आपको आवश्यकता होगी तो अपने आप से आप मोटिवेट होंगे, ये तो भाई मोटिवेशन तो आपका मांग पे तो डिपेंड ही है, ठीक है। स्वास्थ्य सिद्धांत है, कभी कभी अपने आप ही मोटिवेट रहता है अंदर से इंसान। आवश्यकता का सिद्धांत तो है ये। सारी शरीर क्रिया का सिद्धांत, थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पा रहा। नेक्स्ट वीडियो में इसको फिर से हम लोग डिस्कस कर लेंगे, अभिप्रेरणा के सिद्धांतों को। तो यही था कुछ आज की क्लास में। आपको ये क्लास कैसी लगी है? अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।